प्यारे से पैडिंगटन को इस बार ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है और वो ऑफिशियली एक ब्रिटिश नागरिक बन जाता है। ब्राउन फैमिली में जॉनथन जो है वो एक गेमर बन चुका है, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है और पूरा टाइम गेम खेलते रहता है। वो बहुत आलसी हो चुका है, अपनी जगह से उठना ना पड़े इसलिए वो कुछ ऐसी आविष्कार कर लेता है, कुछ ऐसे गैजेट्स बना लेता है जिससे मील स्नैक्स उसके पास अपने आप पहुंच जाए, या दरवाज़ा अपने आप बंद करना और या खोलना, ऐसी कोई चीज़ों का वो आविष्कार करके अपने आप को एक कमरे में बंद करके पूरा टाइम गेम खेल रहा होता है। वहीं जूडी जो है वो अब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रही होती है एडमिशन्स के लिए, और मिस्टर ब्राउन अपने ऑफिस में इंश्योरेंस बेच रहे होते हैं। बट इस बार उनकी जो बॉस है वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है और वो कोई मौका नहीं जाने देती है मिस्टर ब्राउन को टॉन्ट करने का कि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाते हैं, और वो उन्हें हमेशा सलाह देते रहती है कि अगर मिस्टर ब्राउन को इस बॉस के साथ काम करना है तो उन्हें रिस्क को गले लगाना ही होगा। वहीं मिसेस ब्राउन क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उन्हें अपनी पेंटिंग्स करने का मौका या टाइम मिल रहा है उनको अपनी पेंटिंग्स कंप्लीट करने का, और मिसेस बर्ड जो है ब्राउन फैमिली की हाउसकीपर, वो अब तक घर की चीज़ों को किस तरह से रिपेयर किया जाता है वो ये सीख चुकी है। ब्राउन फैमिली एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं और इस बात का दुख मिसेस ब्राउन को होता है। और तभी पैडिंगटन के नाम एक चिट्ठी आ जाती है पेरू से, जो होम फॉर रिटायर्ड बेयर्स, जहां आंट लूसी, पैडिंगटन की आंट लूसी रह रही थी, वहां से रेवरेंड मदर का लेटर आ जाता है। और उस लेटर में रेवरेंड मदर जो है वो लिखती है कि पैडिंगटन को अपनी आंट लूसी से मिलने के लिए आना चाहिए, क्योंकि आंट लूसी के साथ कुछ ठीक नहीं है, कोई बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर सताई जा रही है और वो इस बात के बारे में किसी को नहीं बता रही है। पैडिंगटन ये सुनकर के परेशान हो जाता है। तभी जो मिसेस ब्राउन है, यानी कि जो मम्मी है पैडिंगटन की और ब्राउन फैमिली के बच्चों की, उन्हें एक आइडिया आता है। उन्हें लगता है कि ये एक अच्छी यात्रा हो सकती है जिसमें फैमिली रीबॉन्डिंग की जा सकती है। मिस्टर ब्राउन पहले तो उन्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि पेरुवियन लैंडस्केप जो है वो बहुत ही घने जंगलों वाला और पहाड़ी गाँव वाला इलाका है, इसीलिए वो थोड़ा आनाकानी करते हैं। बट उन्हें याद आता है कि उनकी बॉस जो उन्हें टॉन्ट मारते रहती है और कहते रहती है कि उन्हें रिस्क को गले लगाना चाहिए, ये सोच करके उन्हें भी लगता है कि चलो अब मैं रिस्क को गले लगाता ही हूँ, और वो भी मान जाते हैं, बच्चे भी मान जाते हैं। अलॉन्ग विथ पैडिंगटन ब्राउन फैमिली निकल पड़ती है आंट लूसी से मिलने के लिए पेरू। जैसे ही ये पेरू पहुँचते हैं वहाँ रेवरेंड मदर उन्हें बताती है कि आंट लूसी गायब हो गई, अचानक बिना किसी को बताए आंट लूसी कहीं चली गई है। ये सुनकर के पैडिंगटन और ब्राउन फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो आंट लूसी के कमरे में जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ क्लूज़ मिलते हैं और वहाँ ऐसा पता चलता है कि जैसे आंट लूसी ने कोई सुराग छोड़े हैं, और वो ब्राउन फैमिली या पैडिंगटन को ये बताना चाह रही थी कि एल डोराडो लॉस्ट सिटी को पैडिंगटन को ढूंढना है, और इस खोज की शुरुआत उसे रूमी रॉक से करनी है। रूमी रॉक क्या है पूछने पर रेवरेंड मदर बताती है कि ये एक बहुत ही खूंखार जगह है, यहाँ पर शायद कोई राज दफन है और वो वहाँ नहीं जा सकती है क्योंकि वहाँ जाने की इजाज़त नन्स को नहीं है। तो ब्राउन फैमिली और पैडिंगटन खुद ही तय करते हैं कि हम ही जाएंगे इन घने जंगलों में आंट लूसी को ढूंढने के लिए। और यहाँ से शुरू हो जाती है ब्राउन फैमिली और पैडिंगटन की एडवेंचर ट्रिप पेरुवियन अमेजोनिया के घने जंगलों में। अमेजोन नदी से होते हुए वो जाते हैं एल डोराडो, जो ये रहस्यमयी लॉस्ट सिटी की तलाश में, और वो वहाँ ढूंढने जाते हैं रूमी रॉक क्या है। इस एडवेंचर ट्रिप में उनका साथ देते हैं या उनको सताते हैं हंटर बैरॉट। ये एक बोट चलाते हैं इनकी बेटी जीना के साथ में अमेज़न नदी में, और ये ऑफ़र करते हैं अमेज़न नदी में ब्राउन फैमिली और पैडिंगटन को लेकर के जाना, वहाँ के पिरानास दिखाना। बट जब ये कहते हैं कि इन्हें रूमी रॉक पे जाना है
तो वो डर जाते हैं और कुछ रहस्य बताते हैं उस जगह के। जो ये हंटर कैबॉट है, ये जो कैरेक्टर है ये निभाया है एंटोनियो बैंडेरास ने, जो स्पेनिश एक्टर है एंटोनियो बैंडेरास। इनका एक बहुत ही अच्छा कास्टिंग इस रोल में यहाँ करी गई है इस फिल्म में, इस इंस्टॉलमेंट में। और ये फ्रेंडली भी लगते हैं, थोड़े सस्पिशियस भी लगते हैं, और ये मिस्ट्री यहाँ से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये एडवेंचर और भी ज़्यादा धमाकेदार होता है। साथ में कॉमेडी बहुत ही अच्छे से चलते रहती है, और फिल्म एक पल के लिए भी ऐसा नहीं होता कि आप आपकी नज़र हटा पाओ पर्दे से, या कुछ और एक पल के लिए कोई दूसरा विचार आपको छू जाए। पहले जैसी 2 फिल्में थी उतनी ही बेहतरीन या उनसे भी ज़्यादा बेहतरीन, एक बार फ्रेश देखी अभी तो ऐसे लगता है कि उनसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये फिल्म बनी है, और इतनी ही ज़्यादा पसंद इसे दुनिया भर में किया जा रहा है। पैडिंगटन 1 और पैडिंगटन 2 को पॉल किंग ने डायरेक्ट किया था, बट ये जो पैडिंगटन इन पेरू है, इस फिल्म को पॉल किंग ने नहीं डायरेक्ट किया है। इसको डायरेक्ट करने की कमान जो है डूगल विल्सन ने संभाली है। ये इनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है। अभी तक जो डूगल विल्सन है, उन्होंने जॉन लुइस के क्रिसमस एडवर्ड्स के लिए जाने जाते हैं, और जो कोल्ड प्ले का म्यूज़िक वीडियो था लाइफ इन टेक्निकलर, उसको भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। और काफ़ी प्रेशर था डूगल विल्सन के ऊपर कि वो पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स की जो क्वालिटी है, या जितनी बेहतरीन वो दोनों फिल्में थी, उसको इस फ्रेंचाइज में, इस इंस्टॉलमेंट में मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट कहना पड़ेगा गज़ब का काम किया है उन्होंने, और लगता है जैसे, क्योंकि मैं भी फ्रेश देखी है ये फिल्म अभी, तो इसलिए भी ऐसा लग सकता है कि शायद ये जो फिल्म है, ये जो 3rd इंस्टॉलमेंट है पैडिंगटन इन पेरू, ये पहले 2 इंस्टॉलमेंट से और ज़्यादा अच्छा बना है। स्क्रीन प्ले जो है मार्क बर्टन, जॉन फॉस्टर, जेम्स लैमेंट ने लिखा है, और गजब का स्क्रीन प्ले लिखा है। जैसा मैंने आपको बताया पहले, एक पल के लिए भी दूसरा विचार आपके मन में, आपके दिमाग में आने की जगह नहीं बचती है जब आप पैडिंगटन इन पेरू देख रहे होते हो। स्टोरी जो है पॉल किंग स्टोरी राइटिंग टीम में शामिल है, और पैडिंगटन 2 की टीम में, राइटिंग टीम में साइमन फार्नाबे को शामिल किया गया था। उन्हें इस फिल्म में भी टीम में मेंटेन किया हुआ है, और मार्क बर्टन जो स्क्रीन प्ले राइटर है, वो उन्होंने भी स्टोरी राइटिंग में कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। और सिनेमाटोग्राफी एरिक विल्सन की है। पैडिंगटन 1 और पैडिंगटन 2 के भी सिनेमाटोग्राफर यही रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया आउटस्टैंडिंग सिनेमाटोग्राफी है। म्यूज़िक जो है वो डारियो मारियानेली का है, और म्यूज़िक फिल्म को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बैकग्राउंड स्कोर इंक्लूडेड, और कुछ लाइव सॉन्ग्स भी गा रहे हैं, जब बहुत अच्छा लग रहा है। पैडिंगटन इन पेरू में मिस्टर ब्राउन का कैरेक्टर जो है ह्यूग बॉनविले ही निभा रहे हैं। मिसेस बर्ड भी जूली वॉल्टर्स हैं, जूडी ब्राउन मैडेलिन हैरिस, और जॉनथन ब्राउन भी सैमुअल जॉसलिन है। बट जो मिसेस ब्राउन का कैरेक्टर है वो इस बार सैली हॉकिंस नहीं निभा रही है, बट यहाँ पर हमें एमिली मॉर्टाइमर को देखने मिल रहा है मिसेस ब्राउन के कैरेक्टर में। मिड क्रेडिट में ह्यू ग्रांट का जो सीन है वो बढ़िया डाला गया है। जो ये पैडिंगटन के पेरुवियन बेयर्स हैं, उसके जो कबीले के बेयर्स हैं, वो मिलने आ जाते हैं लंदन में पैडिंगटन को, और ऐसे दिखाया है मिड क्रेडिट सीन्स में कि वो सब ह्यू ग्रांट को, यानी कि जो फिनिक्स बुचनन थे पैडिंगटन 2 के, उनका कैरेक्टर रिप्राइज यहाँ पर दिखाया गया है। और वो ऐसी कोई बात करते हैं इन बेयर्स को देख करके कि गोल्डी लॉक्स एंड 3 बेयर्स जो फेरी टेल है उसके ऊपर वो फिल्म बनाना चाहते हैं। और शायद यहाँ पर हमें एक हिंट मिल रहा है कि मे बी आने वाला जो अगला इंस्टॉलमेंट है पैडिंगटन फ्रेंचाइज का, वो इसी शायद किसी स्टोरी पर बेस्ड हो सकता है। पैडिंगटन बेयर कैरेक्टर जो है थॉमस माइकल बॉन्ड की किताबों से लिया गया है। लगभग 29 किताबें थॉमस माइकल बॉन्ड ने जो लिखी है उसमें पैडिंगटन बेयर कैरेक्टर को उन्होंने यूज़ किया हुआ है, या उसका जिक्र है। ये जो फिल्म बनी है ना, ये मेरे बिलीफ को बिल्कुल प्रूव कर देती है। जो मुझे लगता है कि फिल्म्स जो है बहुत ही पावरफुल मीडियम हो सकती है, यू नो इवन कंपेयर्ड टू बुक्स। किसी बात को लोगों तक कन्वे करने का एक बहुत ही पावरफुल माध्यम या जरिया हो सकती है, और इसे कहते हैं एक्चुअली किताब से भी ज़्यादा अच्छी तरह से उस घटना को, उस बात को, उन कहानियों को जिंदा कर देना, स्क्रीन पर लेकर के आना, और ऑडियंसेस को लाइव एक्शन करके बताना। यूके में तो फिल्म नवंबर 2024 में ही रिलीज़ हुई थी। फरवरी 2025 में ये यूएस और कनाडा में रिलीज़ हुई, और हमारे इंडिया में ये अभी ये जो 18 से 21 अप्रैल के बीच में जो टाइम था ना, उसमें ये रिलीज़ हुई है। एंड अभी तक इस फिल्म ने 191
मिलियन डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड वाइड कमा चुकी है। जो पैडिंगटन 1 और पैडिंगटन 2 थे, उन्होंने लगभग $300 मिलियन का बिजनेस अप्रॉक्सीमेटली किया था। एंड आई थिंक ये आसानी से इस फिगर को टच कर जाएंगी या इसको क्रॉस कर जाएंगी, ऐसा मेरा अनुमान बन रहा है। अब तीनों फिल्मों में से पैडिंगटन 1, पैडिंगटन 2 और पैडिंगटन इन पेरू, ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है, तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्म कौन सी है ये कहना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तीनों ही फिल्में अपने आप में बेहतरीन हैं। क्योंकि पैडिंगटन इन पेरू जस्ट अभी अभी एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए इसको देख करके शायद ऐसे लगता है कि पहली दो फिल्मों से ये बेहतर है, बट नहीं, एक्चुअली ऐसा अगर मैं करूँ तो बहुत ही ज़्यादा शायद मैं बायस्ड व्यू दे रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू टेल कि तीनों इंस्टॉलमेंट्स में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी है। हाल ही में जो जितनी बेकार फिल्में कुछ रिलीज़ हुई, उनको देख करके निराशा का भाव आप में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जितनी बेकार घटनाएं हमारे आजू बाजू घट रही है, जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, जो कश्मीर में अभी हुआ, ये सब देखने के बाद इतना दिल दुखी हो जाता है। और उसमें फिर पैडिंगटन इन पेरू जैसी फिल्म देख करके इंसान का दिल जो खुश हो जाता है और यकीन हो जाता है कि अभी भी इस धरती पर इंसानियत बाकी है, हंसी खुशी मुस्कुराहट बाकी है। सो गाइज, दिस इज़ माई टेक ऑन द मूवी पैडिंगटन इन पेरू। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।